गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम राजनीति विज्ञान का भारत में शासन एवं लोकतंत्र जो ये ओल्ड राजस्थान बोर्ड के अंदर 12वीं क्लास के अंदर चलती है, इस बुक्स को अपन देखेंगे और इस बुक्स का अपन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, पहला यूनिट है इसका भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारत के संविधान की विशेषताएं दी गई हैं और इस विशेषताओं में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है अपने संविधान निर्माता अम्बेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है और इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने की सामर्थ्य है। तो ये किसने कहा है? संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित ये संविधान है। भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है। इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है और संविधान की प्रस्तावना में भी कहा गया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ से सवाल बनता है, एक तो ये हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, दूसरा 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित किया गया, अंगीकृत किया गया। अगला है उद्देशिका या प्रस्तावना। भारत के संविधान में मौलिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को संविधान की उद्देशिका में दर्शाया गया है। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। के.एम. मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। उद्देशिका या प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली कहा है। इसके महत्व के कारण इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ से भी सवाल बनता है, मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द कब जोड़े गए हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा था कि इसमें राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा को विशेष महत्व दिया गया है। के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा को विशेष महत्व दिया गया। अगला है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। मूल रूप से 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियाँ थी। मूल रूप से बात हो रही है, मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में संवैधानिक संशोधन के पश्चात इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं और वर्तमान के अंदर इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 7, कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 और स्विट्जरलैंड के संविधान में 195 अनुच्छेद हैं। तो इस बार अपने फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दिया गया है, जिसमें स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के प्रशासन को भी हमें देखना है। तो इसको भी अपन आगे के टॉपिक में देखेंगे। अब देखो, दूसरा है अपना लिखित संविधान। जो ये इसका लिखित संविधान है, इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत गणराज्य है क्योंकि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं वरन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। देखो, यहाँ से सवाल बनता है, भारत गणराज्य है, आपको दिया जाएगा कि निम्न में से भारत क्या है, या फिर भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं वरन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। इस कारण भारत को गणराज्य कहा जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था। भारत की जो व्यवस्था है वो कैसी है? संसदीय शासन व्यवस्था है। इंग्लैंड की वेस्टमिनिस्टर प्रणाली को अपनाया गया है भारत में और इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान है। यहाँ पे हमारे देश में पूरे देश के लिए एक ही संविधान है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग हैं। मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख है। नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। वर्तमान मूल समय के अंदर, मूल संविधान के अंदर
7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात इसकी संख्या 6 रह गई है, जिसके अंदर है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और लास्ट है संपत्ति का अधिकार, जो अभी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य भी जोड़े गए हैं इसमें। जैसे आप देख रहे हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना संबंधी मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है। अब है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। लिए गए संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है और अपन देखेंगे ये वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये वाद योग्य नहीं है। आगे देखेंगे जो अपन इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इससे बना सकते हैं। अगला है समाजवादी राज्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया है और संविधान में एक इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। जो मूल संविधान है उसके अंदर इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसके अंदर समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया। अगला है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष धार्मिक मामलों में राज्य के एक तटस्थ दृष्टिकोण को अपनाता है। अनुच्छेद 25 धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो संविधान सभा ने मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं किया था। जो संविधान सभा है उसने मूल संविधान के अंदर पंथ निरपेक्ष शब्द का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया है। श्री वेंकट रमन के शब्दों में पंथ निरपेक्ष राज्य न धार्मिक है और न अधार्मिक, न धर्म विरोधी है, वरन धार्मिक कार्यों और सिद्धांतों से सर्वथा पृथक है और धार्मिक मामलों में सदा तटस्थ है। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है। ओल्ड एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं या फिर एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वेंकट रमन के शब्दों को ध्यान में रखना। वेंकट रमन के शब्द कहते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य न धार्मिक है, न अधार्मिक है, न ही धर्म विरोधी है और वरन धार्मिक कार्यों और सिद्धांतों से सर्वथा पृथक है और धार्मिक मामलों से सदा तटस्थ रहते हैं। तो ये किसने कहा है? वेंकट रमन के शब्दों में कहा गया है। अगला है अपना एकात्मक और संघात्मक तत्वों का सम्मिश्रण। संविधान निर्माता जो है उन्होंने एकात्मक और संघात्मक दोनों ही तत्वों का इसके अंदर वर्णन किया है कि हमारा जो संविधान है एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार का मिश्रण है। तो अपन इसके अंदर खास चीज़ पढ़ेंगे। दुर्गादास बसु के अनुसार एक ही संविधान में परिसंघ व एकीक प्रणालियों का एक अनूठा मिश्रण है। ये किसने कहा है? दुर्गादास बसु ने कहा है। दुर्गादास बसु के अनुसार एक ही संविधान में परिसंघ एवं एकीक प्रणालियों का एक अनूठा मिश्रण है। अगला विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। भारत का जो संविधान है कठोर भी है और लचीला भी है। और क्यों है? इसके कुछ प्रावधान नीचे दिए गए हैं। कुछ संविधान संशोधन की प्रक्रिया द्वारा उसके कठोर और लचीलेपन का निर्धारण किया जाता है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा हमें पता चलता है कि भाई कठोर कैसे हैं और लचीलापन कैसे हैं। तो भारत के संविधान में संशोधन की 3 विधियाँ हैं। तो ये भी सवाल आया हुआ है कि भारत के संविधान में संशोधन की कितनी विधियाँ हैं? 2, 1, 3 ऐसे सवाल आता है। तो भारत के संविधान में संशोधन की 3 विधियाँ हैं और वो कौन कौन सी हैं? कुछ विषय संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं, जैसे राज्यों का पुनर्गठन। तो ये दोनों सदनों के द्वारा बहुमत से पारित किए जाते हैं। संशोधन दोनों सदनों में किए जा सकते हैं। अगला है भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के भाग 3 व 4 के अनुच्छेद इस श्रेणी में आते हैं। संविधान के भाग 3 व 4 के अनुच्छेद इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला है संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभाओं के समर्थन की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति की पद्धति, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति विभाजन
आदि विषय के संशोधन के लिए यह जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो कुछ के लिए जटिल प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। अब देखो नेक्स्ट है अपना न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला है अपना न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और संसदीय प्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांतों का समन्वय किया गया है हमारे संविधान के अंदर। अल्पसंख्यकों पिछड़े वर्गों को सुरक्षा प्रदान की गई है। और राजभाषा भारत एक बहुभाषी देश है और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और आपातकालीन उपबंध संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से भी सवाल बनता है कि आपातकालीन उपबंध है भाग 18 के अंदर और अनुच्छेद 352 से लगाकर 352 के अनुच्छेद 352 में क्या दिया गया है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में और 360 वित्तीय संकट के कारण आपातकाल लागू होना पर संपूर्ण देश या देश के किसी भी भाग का शासन राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है और देश में संघीय स्वरूप एकात्मक हो जाता है। जो देश का संघीय स्वरूप है वो एकात्मक बन जाता है। वयस्क मताधिकार से भी सवाल बनता है। मूल संविधान में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, जो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। आगे देखेंगे अपन राष्ट्रपति देश की एकता का प्रतीक है। भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया है। भारत में राष्ट्रपति जो है राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। वंशानुगत न होकर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। एक निर्वाचक मंडल के द्वारा उसको चुना जाता है और जिसके अंदर लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति व राज्यों की प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करता है। शांति व सह अस्तित्व और विश्व भ्रातृत्व का लक्ष्य है। संविधान के अनुच्छेद 51 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत के संविधान की आलोचना की गई है। यहाँ पे कुछ भारतीय संविधान की आलोचना की गई है। संविधान का स्वरूप अत्यधिक विस्तृत है। इसमें मौलिकता का अभाव है। यह उधार का थैला, भानुमति का पिटार या बेमेल तत्वों का जमावड़ा है। यह आलोचना की गई है। सत्ता का केंद्रीकरण किया गया है। वकीलों का स्वर्ग इसको कहा गया है। मूल अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान लोकतांत्रिक स्वरूप को सीमित करते हैं। भारतीय चिंतन को महत्व नहीं दिया गया है। इसके अंदर भारतीय चिंतन को महत्व भी नहीं दिया गया है। अगला है उद्देशिका। तो देखते हैं, शायद अपन उद्देशिका छोटा ही है टॉपिक। उद्देशिका थोड़ा बड़ा है, चलो छोटा ही है, कर लेते हैं। उद्देशिका या मूल प्रस्तावना कह सकते हैं अपन। संविधान की मूल प्रस्तावना है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की समानता के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को मार्ग से शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अतत द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। जो ये 42 संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। घोषणात्मक भाग क्या है इसका? प्रस्तावना के मुख्य तत्वों का विवेचन है। इसके अंदर हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं और उद्देश्य के कुछ भाग हैं। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब है, संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ है कि भारतीय गणराज्य आंतरिक और विदेशी मामलों में किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है। भारतीय जो गणराज्य हैं वो आंतरिक और विदेशी मामलों में किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। इस संबंध में आलोचना भी की गई। संप्रभु राज्य होते हुए भी भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है जिसका अध्यक्ष ब्रिटिश सम्राट होता है। तो इसकी आलोचना भी की गई थी कि भाई भारत, इस संबंध में आलोचना भी की गई थी कि संप्रभु राज्य होते हुए भी भारत राष्ट्रमंडल का एक सदस्य है जिसका अध्यक्ष ब्रिटिश सम्राट होता है। आपको भी पता है कि जो राष्ट्रमंडल है उसका अध्यक्ष ब्रिटिश सम्राट होता है। अगला है पंथ निरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना है। यह शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है।
इसका अर्थ है कि भारत के धर्म के मामले में न धर्म विरोधी और न ही धर्म का प्रचारक, बल्कि वह धर्म के प्रति तटस्थ है। भारत जो है धर्म के मामले में तटस्थ है। समाजवाद जो शब्द है 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और फिर लोकतंत्रात्मक और गणराज्य को आपको देखना चाहिए, गणराज्य से सवाल बनता है। इसका अर्थ है कि भारत में राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष सर्वोच्च व्यक्ति वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकता है। भारत के राज्याध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए होता है। भारत के सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के लिए सभी के लिए खुले। भारत में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है। देखो यहाँ पे भारत में कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला है सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई। हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बात कही गई हमारे संविधान में। समानता, बंधुत्व, अखंडता और मूल्यांकन। अब देखो ये चैप्टर अपना यहाँ पे खत्म हो गया है। तो मूल्यांकन में अपन प्रस्तावना में कुछ देखेंगे। प्रस्तावना के संबंध में जानना आवश्यक है कि प्रस्तावना के शब्द बहुत अधिक पवित्र होते हुए भी इन्हें न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं है। ये बहुत ही पवित्र हैं, फिर भी इनको न्याय के योग्य स्थिति प्राप्त नहीं है। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के शब्दों में प्रस्तावना अपने आप में न तो शासन की शक्ति का एक स्रोत होती है और न ही शासन को किसी शक्ति को वंचित करने का साधन। तो ये कोटेशन आपको याद रखना है। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने कहा है कि प्रस्तावना अपने आप में न तो शासन की शक्ति का एक स्रोत होती है और न ही शासन को किसी शक्ति से वंचित करने का साधन। वस्तु स्थिति यह है कि जहाँ संविधान के शब्द अपने आप में नितांत स्पष्ट है, वहाँ प्रस्तावना के आधार पर कोई दूसरा अर्थ नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जहाँ संविधान के शब्दों में अस्पष्टता है, वहाँ उनकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का आश्रय लिया जा सकता है। जैसा किसी पूर्व न्यायाधीश सुब्बा राव ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान के आदर्शों व आकांक्षाओं को बताती है। ये किसने कहा है? सुब्बा राव ने। ये सारे स्टेटमेंट आपको याद रखना है। सुब्बा राव ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान के आदर्शों व आकांक्षाओं को बताती है। न्यायाधीश महाजन ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य में कहा था कि अनुच्छेद 22(5) की जो व्याख्या मैंने की है उसमें समर्थन संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त शब्दों से होता है। ये प्रस्तावना हमारे संविधान को उत्कृष्ट रूप प्रदान करती है। ये न्यायाधीश महाजन ने कहा है। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में सबसे श्रेष्ठ है और ये संविधान की कुंजी और संविधान का सबसे श्रेष्ठ अंग है। तो यहीं पे अपना चैप्टर ये एंड हो गया है। पीछे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आपको देखना चाहें तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन। भारत के संविधान में अनुच्छेद हैं 395 अनुच्छेद हैं। नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं आयरलैंड से। आपातकालीन प्रावधान के अनुच्छेद हैं 352, 360 और 356 तीनों ही हैं। 42 संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किन शब्दों को जोड़ा गया है? समाजवादी पंथ, निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। अगला है उद्देशिका में न्याय का स्वरूप क्या है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जो हमारी प्रस्तावना के अंदर न्याय का स्वरूप दिया गया है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर दी गई है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो ये हमारा एनसीईआरटी का एक टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट डे अपन एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।